गुजरात मॉडल ये है कि सारी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसको कब्जा कर लो और अपना एक छत्र राज चलाओ। एक्चुअल दिस इज द गुजरात मॉडल। न्यायपालिका उनकी जेब में, पुलिस यंत्रणा उनकी जेब में, सीबीआई, आईबी, सीबीआई, सारी यंत्रणाएं, सरकारी यंत्रणाएं, जांच एजेंसीज उनकी जेब में, इनकम टैक्स। ये है गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया, हम समझ नहीं पा रहे थे, बट एक्चुअल उनका जो गुजरात मॉडल है ये है। अगर आप सच कहोगे तो जेलों में डाल दिया जाएगा। आप अगर मुसलमान हैं तो आपके लिए कोई नियम, कोई भी संविधान, कोई भी कानून आपके लिए सपोर्ट में नहीं होगा। ये एक्चुअल गुजरात मॉडल था जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर दिया है। आज सारे कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र नहीं रह गई हैं। यहाँ तक कि जजों को भी अपना फैसला देते समय ये देखना पड़ रहा है कि ये फैसला सरकार के पक्ष में है या विरोध में है। क्योंकि जैसे ही आप दिल्ली दंगे हुए थे, आपको याद होगा कि वहां पे एक जज ने डेयरिंग करते हुए, हिम्मत करते हुए फैसला दिया कि कपिल मिश्रा और वो शर्मा वगैरह जो भी थे, वो दंगाइयों को भड़काने के जुर्म में एफआईआर दर्ज किया जाए। रातों रात उनको उठा के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भेज दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर महाराष्ट्र से विनय दुबे जी मौजूद हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से वो सोशल एक्टिविस्ट होकर के तमाम मुद्दों को बखूबी उठा रहे हैं। उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को और उनके चाहने वाले लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि अभी हाल ही में विनय दुबे के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट से एक समन जारी होता है। गौतम अडानी नाम के शख्स जो हैं वो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकते हैं और फिर सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा जो समन जारी हुआ है, गुजरात पुलिस किसी भी वक्त विनय दुबे जी को गिरफ्तार कर सकती है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विनय दुबे जी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या मामला था ये पूरा? गौतम अडानी ने मानहानि का मुकदमा किया और फिर सडनली गुजरात हाईकोर्ट का फरमान आपके खिलाफ आता है? नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें गुजरात हाईकोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी तक, एज ऑफ नाउ। मैंने नौलथा में, हरियाणा के पानीपत इलाके का एक नौलथा गांव है जहां पे गौतम अडानी की कंपनी जो है वो एक गोडाउन बना रही है, जहां पे 50,000 मैट्रिक टन गेहूं को संरक्षित किया जाएगा, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ उनका एग्रीमेंट हुआ है। उस जगह की मैंने स्टिंग ऑपरेशन की थी दिसंबर में। वहां पे जाके लोगों को बताया था, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैंने लोगों को बताया कि देखिए किस तरह से किसानों का जो अनाज है जो आपके खेतों में पैदा हो रहा है, किस तरह से उद्योगपतियों के पास उसे संरक्षित करने के लिए, उसे स्टॉक करने के लिए सरकार ने परमिशन दी है। मेरा सिर्फ उसके ऊपर एक पॉइंट था और मैंने पूरा बकायदा वहां पे सारा चीज दिखाया। वहां पे कुछ स्थानिक जो गुंडे थे उनसे थोड़ी सी झड़प भी हुई थी। बट वो सब होने के बाद अचानक से मुझे नोटिस मिलता है अहमदाबाद कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, कि आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए की मानहानि की गई है। उसके कुछ दिन बाद मैं अपनी टीम को भेजता हूँ एडवोकेट, वहां पे रिप्लाईज जाती है, रिप्लाई फाइल की जाती है, सारा चीज होता है। फिर अचानक से एक दिन और मुझे समन आता है। वो अहमदाबाद से करीबन 70 किलोमीटर दूर के आसपास साबरकांठा जिला है, उसमें हिम्मतनगर तालुका के अंदर एक छोटा सा कोर्ट है, प्रांतिज। उस छोटे से ग्रामीण कोर्ट में मुझे क्रिमिनल पिटीशन अडानी की तरफ से डाला जाता है कि हम इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशन की गई उसके खिलाफ में, इसके ऊपर हम सजा चाहते हैं। दो केसेस है मेरे ऊपर अडानी ग्रुप की तरफ से। पहला अहमदाबाद में जो 5 करोड़ रुपए की भीख मांगी है, और दूसरा जेल भेजने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए क्रिमिनल पिटीशन हुआ है। डिफामेशन केस है, ये क्रिमिनल डिफामेशन है जो कि प्रांतिज में हुआ है। तो मुझे जो वारंट आया था वो प्रांतिज से आया था, क्योंकि मैं लगातार सम्मन्स पे मैं वहां हाजिर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव था और करीबन 1 डेढ़ महीना मैं घर पे रहा हूँ, मेडिसिन हुई है, मेरे परिवार के सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो उस परिस्थिति में मैं यात्रा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको आधार बना के मुझ पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ था। तो ये पूरा मामला था। और इसके बाद में जब मैं कल अदालत गया वहां पे, और वहां पे जज साहब को सामने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह रखी, तो उन्होंने आ, सबसे चौंकाने वाली बात, एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे केवल 2 कमरे थे, उस 2 कमरों में 2 जज बैठे थे। एक एक जज ही, मेरी हियरिंग चल रही थी वहां पे, कॉर्पोरेट हाउसेस से के पूरे एडवोकेट भरे हुए थे। अडानी जी एक छोटे से, मतलब एक उनके लिए बहुत छोटा सा मामला है। विनय दुबे एक छोटा सा ऑटो ड्राइवर का लड़का है, उसके लिए उन्होंने पूरी फौज लगा के रखी थी एडवोकेटों की। 3 घंटे 2.5 घंटे की बहस चली है। जज साहब खुद कंफ्यूज थे कि इसमें जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आखिर में
मेरी तरफ से जो हमारे एडवोकेट थे और वहाँ पे स्थानिक जो मेरे लोग थे, उनके साथ मिलके जब हमने डिस्कशन किया तो कहीं न कहीं जज साहब को कानूनी दायरे में रह के वो बेल मंजूर करनी पड़ी और अगली तारीख पड़ी है 1 अप्रैल की और उसमें भी मेरा बयान होना बाकी है अभी भी वहाँ पर। तो स्टेटमेंट के लिए एक बार वापस अहमदाबाद में जाऊँगा सर। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जैसे लगातार जब लोग बोलते हैं एक सरकार को या उसकी नीति के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है या यूएपीए लगा दिया जाता है। इससे पहले भी कोविड के दौरान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आपको जेल भेज दिया गया था, तब भी लोगों ने बोला था कि लोगों को भड़काने का काम किया गया। क्या ये माना जाए मुसलसल आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे ये सरकार डरती है, इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है आपको? देखिए मैं ये नहीं समझता कि सरकार डरती है या नहीं डरती है। मैं केवल उस मुद्दों को उठाता हूँ जो जनता से जुड़ा हुआ होता है। जब लॉकडाउन हुआ मुंबई के अंदर उत्तर भारतीय जो मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ तरफ के बंगाल वगैरह साइड के जो मजदूर लॉबी है, यहाँ सबसे बड़े मजदूर यही 3 राज्यों से आते हैं। वो बेचारे जब फंस गए यहाँ पे, जब वो दिहाड़ी मजदूर है, वो दिन भर काम करते हैं, तब जाके कहीं रात में उनका चूल्हा जलता है। इस परिस्थिति में बंदा 14-15 दिन से लगातार घर पे था, उसके बाद वापस लॉकडाउन बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस चीज को लेकर आवाज नहीं उठाया तो यहाँ लाशें गिरेंगी। कोरोना से मौत हो ना हो, लेकिन लोग भूखे जरूर मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा तबका होता है। एक 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, बेचारे मजदूर वर्ग। तो उनके लिए आवाज उठाया और मुझे गर्व है इस बात का कि अगर ये अफवाह फैलाने से अगर सरकार झुकी और ट्रेनें चालू हुई, ये परिवार अपने घर पहुंचा, तो मुझे गर्व है। आप मुझे दंगाई बोल लो, मुझे वो दंगाई शब्द में गर्व है कि अगर इस तरह का दंगा करने पे अगर किसी गरीब मजदूर की मदद हो जाती है, कोई बिछड़ा अपने परिवार से मिल जाता है या उसके पेट में निवाला जाता है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। वही माजरा यहाँ पे भी था। अडानी जैसे उद्योगपतियों को, उसमें बहुत सारी, अभी आप आगे आगे देखेंगे, बहुत सारे इसमें खुलासे ऐसे होने वाले हैं जो चौंका देगा। जिस तरह से इनका एग्रीमेंट हुआ वो खुद विवादित है। एक कंपनी जो पैदा ही नहीं हुई, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको ये टेंडर दे देते हैं गोडाउन बनाने का, और एग्रीमेंट के बाद कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। ये पहली बार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के काम में। अभी वो सारी चीजें हम कोर्ट में रखेंगे, तो जब चीजें धीरे धीरे जब परतें खुलेगी, जांच बढ़ेगी, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने दोस्ती में कानूनों को ताक पे रख दिया, नियमों को ताक पे रख दिया, और उससे ऊपर उठ के अपने मित्रों को, उद्योगपतियों के जेबों में देश का जो कीमती टैक्स का पैसा था उनकी जेबों में डाला जा रहा है। तो इस तरह की चीजें चल रही है, और यहाँ पे भी अनाज, खेती और आपके मेरे घर के जो रोजी रोटी है उसका जुड़ा मसला था, इसके लिए उठाया। और मुझे गर्व होगा अगर कल को समझिए प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में अगर मुझे जेल भी हो जाती है तो मुझे गर्व होगा। कहीं ना कहीं ये मामला चर्चा में आएगा। मेरे जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज जांच में आएगी कि आखिर ये बंदा जेल क्यों गया, ऐसा क्या मुद्दा था। तब कहीं जाके ये खुलासे होंगे, और मुझे चलता है, मैं एक तरह से इसके लिए प्रिपेयर हूँ। और अगर जनता के लिए, समझिए पब्लिक के लिए, अगर उनकी अच्छी चीज के लिए मेरा जेल जाने से अगर उनका कुछ अच्छा होता है, इस उद्योगपतियों के जो गोडाउन से वो बंद होते हैं, जो हमारा अनाज है इनके तिजोरियों में न बंद होगा, तो मैं जेल जाना खुशी खुशी मंजूर कर लूंगा। कि विनय दुबे जी, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए नजर आए कि आप संजीव भट्ट के मुद्दे को उठा रहे हैं। संजीव भट्ट भी गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात सरकार द्वारा आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है गौतम अडानी द्वारा। क्या ये माना जाए कि संजीव भट्ट के मुद्दे को आपने हाइप दिया, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई थी कि संजीव भट्ट के परिवार वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जाता, आप भी गए थे तो कई पुलिस फोर्स आपके पीछे लगा दी गई थी, उसी के कारण तो कहीं टारगेट नहीं किया जा रहा आपको? देखिए पॉसिबल है, मैं इसको नकार नहीं सकता कि ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब मैं उनके घर से मिल के निकला और हम लोग रात को होटल में स्टे किए, वहां पे सोए, और सुबह 8 बजे के आसपास वो पूरी जो वहाँ की सीआईयू हम कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो आती है अचानक से और हमें गुजरात छोड़ने के लिए कह देती है। इवन हम अपनी तैयारी करते तो हमें एक्सकॉर्ट एस्कॉर्ट किया जाता है, हमारे आगे पीछे 2 पुलिस गाड़ियां होती है, वो मैंने वीडियो उसका बकायदा पिछली अपनी पोस्ट में डाला था। तो इस तरह का डर उनको है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि देखो, पहले संजीव भट्ट के लिए ये लड़का आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे थोड़ी हलचल चालू हुई, अब अडानी का मामला उठाया, थोड़ी हलचल चालू हुई, क्योंकि इसमें नुकसान कहीं ना कहीं उनके दोस्तों का और सरकार का है। तो एक डर जो है मेरे लिए वो बना रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि फेक एफआईआर, फेक केसेस में मुझे जेल में डाला जाएगा ताकि चुप हो जाऊं। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि इस तरह की चीजों से चुप हो जाऊं, और मैं लड़ता रहूंगा। और जिस तरह से
जनता की बात है वो अपना रखता रहूँगा सर। कोई इसमें आपको बदलाव या चेंजेस विनय दुबे में नहीं दिखेगा। चलिए, मैं एक सवाल यहाँ लेना चाहूँगा क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि एक जुमला जो है सरकार द्वारा बोला गया था, गुजरात मॉडल। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे जो गुजरात मॉडल ये है कि सारी जो प्रशासनिक संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उसको कब्ज़ा कर लो और अपना एक छत्र राज चलाओ। एक्चुअल दिस इज़ द गुजरात मॉडल। न्यायपालिका उनकी जेब में, पुलिस यंत्रणा उनकी जेल में, सीबीआई, आईबी, सीबीआई सारी यंत्रणाएँ, सरकारी यंत्रणाएँ, जाँच एजेंसीज़ उनकी जेब में, इनकम टैक्स ये है गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि यही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए, हम समझ नहीं पा रहे थे। बट एक्चुअल उनका जो गुजरात मॉडल है, ये है। कि अगर आप सच कहोगे तो जेलों में डाल दिया जाएगा। आप अगर मुसलमान हैं तो आपके लिए कोई नियम, कोई भी संविधान, कोई भी कानून आपके लिए सपोर्ट में नहीं होगा। ये एक्चुअल गुजरात मॉडल था जो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर दिया है। आज सारा कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र नहीं रह गई हैं। यहाँ तक कि जजों को भी अपना फैसला देते समय ये देखना पड़ रहा है कि ये फैसला सरकार के पक्ष में है या विरोध में है। क्योंकि जैसे ही आप दिल्ली दंगे हुए थे, आपको याद होगा कि वहाँ पे एक जज ने डेयरिंग करते हुए, हिम्मत करते हुए फैसला दिया कि कपिल मिश्रा और वो शर्मा वगैरह जो भी थे, वो दंगाइयों को भड़काने के जुर्म में एफआईआर दर्ज किया जाए। रातों-रात उनको उठा के पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें ये गुजरात मॉडल है कि अगर आप सरकार के विरोध में जाएँगे तो हम आपका करियर खत्म कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे पूरी तरह से। तो ये गुजरात मॉडल वहाँ पे मैंने जो फ़ील किया, वहाँ रह के, ये एक्चुअल ये है, जो आज जिसकी सज़ा आज पूरा देश भुगत रहा है। क्योंकि विनय दुबे जी, हमने देखा कि किसानों का मुद्दा जो है जोरों शोरों से चल रहा है और जिस तरीके के मुद्दे को आपने उठाया उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई, सीएनआरसी के जिन लोगों ने मुद्दे उठाए उन लोगों को यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया और अभी हम लगातार देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ लोगों को सड़क पर खुला छोड़ दिया गया है। अगर बात की जाए वसीम रिजवी की, वो कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के एक पीआईएल दाखिल करता है, याचिका लेकर के जाता है उधर, बोलता है कि इन 26 आयतों को उठा देना चाहिए। एक दिन नहीं घटता, दूसरे दिन मंदिर में पानी पीने को लेकर के एक 16 साल के आसिफ के ऊपर वार कर दिया जाता है। क्या ये पूरी तरीके से इनका एक प्रोपागेंडा है कि मुद्दों को डाइवर्ट करना इस गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से आता है, जो उनके सरकारी जो पालतू लोग हैं उन्हें छोड़ा गया है? देखिए, पहली चीज़ तो वसीम रिजवी जी का जो मामला है, वो मुझे समझ में नहीं आया कि उसकी ज़रूरत क्या थी इस समय? अगर उनको लगता है तो उनको अपने लोगों से, अपने जो धर्म के जो अनुयायी हैं या गुरु हैं, उनसे पहले बैठ के इस चीज़ को समझना चाहिए था। एक इंडिविजुअल अगर आज मैं बोलूँ मैं हिंदू धर्म में हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं कोर्ट चला जाऊँगा। मेरी आज़ादी है, नो डाउट मेरी आज़ादी है, बट कहीं न कहीं एक भावनाओं को भी कदर करना चाहिए। उसकी नेसेसिटी क्या थी? जिस तरह से सरकार की वजह से सरकार ने जिस तरह से एक हिंदू-मुसलमान का जो नफ़रत का एक जो पूरा मार्केट तैयार किया, उसका एक जीता जात का उदाहरण था कि एक मुस्लिम लड़का अगर मंदिर पानी पीने जाता है, उसको वहाँ पे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। ये लोग भूल जाते हैं कि जब यहाँ से मज़दूर जब पैदल जा रहे थे अपने घरों के लिए, तो यही मुसलमान भाई जगह-जगह, चौक-चौक पे रुक के इनको पानी पिलाए, खाना खिलाया। उन्होंने तो नहीं देखा, ये हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है। उन भाइयों ने गर्मी जैसे, क्योंकि ये जो पूरा मसला था ये मई का था, अप्रैल-मई के बीच का। सोचिए सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उस धूप में, कड़कड़ाती धूप में पैदल चलता हुआ हर इंसान को इन बेचारे मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे मुसलमानों ने समूह बना-बना के फ्रूट्स बाँटे, खाने बाँटे, निवाले दिए, पानी की बोतलें दी, पानी पिलाया। यहाँ तक कि कहीं-कहीं टेंट लगा के वहाँ पे आराम करने के लिए दिया, चप्पलें दी जिनके टूट गए थे चप्पल, उनको शूज़ दिया, चप्पल दिया। उस तरह के देश में अगर आप सोचोगे कि एक मंदिर के अंदर पानी पीने से अगर इस तरह का विवाद होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं ना, वो मतलब एक जानवर जो होता है ना, सूअर, उसके मल-मूत्र के भी बराबर नहीं है। अगर इस तरह की, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म कहता है ना कि वो अ, वसुधैव कुटुंबकम का हिसाब रखता है। मेरा जो एक्चुअल जो हिंदुत्व है या हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी हमारा परिवार है। ये कहाँ से ये हिंदू मुसलमान आ गया? एक मुसलमान आप सोचिए, अगर पानी पीने को लेके अगर हिंदू द्वारा मारा जाता है, तो मुझे लगता है वो हिंदू धर्म में है ही नहीं, या उसे हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। और इस तरह की मानसिकता को जो लोग सपोर्ट करते हैं, मेरी नज़र में वो सूअर के गू के बराबर हैं, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सांसदों की टिकट काट करके विधायकी लड़ा रही है। केरल में जनाधार नहीं है। तमिलनाडु में सीए एनआरसी को लागू नहीं होने देगी एआईडीएमके।
उसके समर्थन में गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आखिरकार दोहरा चाल चरित्र और चेहरा क्यों है, और बंगाल की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं आप? बंगाल देखिए जीत चुके हैं सर, टीएमसी ऑलरेडी जीत चुकी है, इसमें तो सिर्फ वोटिंग होनी है और बाकी चीजें होनी है। आप देखिए ना, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री इतना हल्का हो चुका है कि एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री 28-29 जो राज्य हैं हमारे, उसका नेतृत्व होता है, कि हमारे 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है पूरे विश्व में। जब जाते हैं तो वो एक प्रधानमंत्री नहीं होता है, उस 28-29 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। सोचिए एक छोटा सा राज्य पश्चिम बंगाल, वहां पर मुश्किल से 20-22 लोकसभा सीटें आती हैं, उसमें अगर एक प्रधानमंत्री उतर के पसीना बहाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं ये हताशा दिखाती है कि वहां पे कमजोर है। अपने जीते हुए सांसदों को ये विधानसभा, सोचिए प्रमोशन होता है सबका, लोग विधायक से सांसद बनते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्योंकि ज्यादा इनकी फटी पड़ी है, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। उनको पता है, देखिए उम्मीदवार क्यों नहीं आगे आ रहा है, उसको पता है कि ममता दीदी ने वहां पे बेहतरीन काम किया और जनता का पूरा जनादेश है। बहुमत, एकलौती पार्टी होती है जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। पूरे देश में बता दीजिए कि कोई ऐसी पार्टी है जो अपने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। तो ममता दीदी ने एक बार नहीं कितनी बार ये चीजें प्रूव की हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। उसी के डर के मारे विधानसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उनको आ रहा है, एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, तो मजबूरन विधानसभा जो सांसद है उनको उतार दिया जाता है डिमोशन करके। तो ये हालत है इनकी। और ये भाड़े के कार्यकर्ता लाके जनादेश दिखाएंगे कि हमारे पास अपार समर्थन है। अमित शाह जी क्यों चले गए कल वापस, काहे नहीं उतरा उनका हेलीकॉप्टर नीचे कि आ जाइए सभा कर लीजिए, क्योंकि कुर्सियां खाली थी। उनको पता है कि यहाँ अपनी बेइज्जती है। गृह मंत्री सोचिए, पूरे देश की जो पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में है, वो बंदा, उसकी सभा में जो कुर्सियां हैं वो खाली रह जाती हैं। तो ये अभी इनकी वास्तविकता है, क्योंकि देश देख चुका है, इनकी हकीकत जान चुका है कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब वास्तविकता खुल रही है और उसी का नतीजा है। और जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, 5 के पांचों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसका अंदाजा इन्होंने लग गया। मैं पूछना चाहता हूँ बंगाल की जनता से कि पूछिए ना बीजेपी वालों को, सर हमारा कागज तैयार है, आइए देख लीजिए, सीए एनआरसी लागू कराइए, पहले उसका वचन दीजिए। कोई चू तक नहीं निकाल रहा है। इतना बड़ा मुद्दा था इनके लिए, 6 महीने तक लगातार हाहाकार मचाया। इनके अंडभक्त कहते थे कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। इनके एक भी नेता की इतनी औकात नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि अपनी चुनाव सभा में बोल दे कि सीए एनआरसी लागू करेंगे हम बंगाल में। बोल के देखें, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये हकीकत है। उनको पता है कि अगर ऐसा कहेंगे तो जो हमारी 30-40 सीटें आनी है वो भी आधी हो जाएंगी एक झटके में। तो अब इनका सूर्यास्त का समय है। भारतीय जनता पार्टी एक उभरी, अपने एक मिडल में आई जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में थे, पूरी तरह से देश को तपाया। अब उनका धीरे धीरे ढलान है, अब ये सूर्यास्त की तरफ जा रहा है। और बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश आते आते योगी जी वापस अपने मठ में चले जाएंगे और प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री वो गुजरात भेज दिए जाएंगे। देश ने तय कर लिया है, उसका उदाहरण आपको 2 मई को दिख जाएगा।